जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया फटाफट। और अगर हाँ पहले से हो अगर चैनल में तो वीडियो को शेयर कर दो ना फटाफट, ठीक है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी हमारे सामने ये दिखाई दे रही है, जीवन बवंडर से बचकर नहीं बल्कि उसमें नाव चलाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिए, जीवन में अप एंड डाउन, उलझने, परेशानी, तकलीफ, चिंता, फिकर सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम क्विट कर दें, हार मान जाएं, ठीक है। तो अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, प्रबल रहिए, अडग रहिए, ठीक है। मैं हमेशा भी बोलता हूं। चलो आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। बहुत ही खास तौर से डिजाइन करते हैं ये जो रेत में, और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण में जितने प्रदूषण हो रहे हैं उसके खिलाफ भी ये पहल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर किन किन लोगों ने दिया है? रोशनी देवांगन, सुदर्शन पटनायक, वेरी गुड। यामिनी चंदेल बहुत दिन बाद दिखाई दी प्यारे बच्चे। सुदर्शन पटनायक और अंकिता अभिषेक तिवारी, ग्रेट कंटेंट ऑन करंट अफेयर सर, थैंक यू सो मच मैम। आप लास्ट में जो प्रश्न दिए रहेगा उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मतलब 12 तारीख को ऐसा क्या हुआ था जिससे आज के दिन 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय जो है आपका अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट। तो याद रखिएगा, ये क्या हो गया भाई, कैंसिल करो इसको, ठीक है। चलो अब जो है क्विट कर दो, यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। इसलिए मनाया जाता है जो ये शख्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर, ठीक है। यह शख्स ने सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 में सोवियत संघ, मतलब जो कि अभी वर्तमान में रूस है, इसके ये नागरिक रहे हैं जिनका नाम है यूरी गैगरिन, है ना। इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो इस अवसर पे आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब इस दिन क्या किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में मानव प्रगति को बढ़ाना, मतलब जितनी भी तकनीकी सहायता बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता फैलाई जा सकती है, उन सब सारी चीजों को इसको उद्देश्य बना के कार्य किया जाता है, ठीक है। चले आगे। अब हमारे पास क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, है ना, मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी चंद्रयान 3 लॉन्च होना है, गगनयान मिशन ऑन होना है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप, है ना, जो कि कहां हो रहा था? तो ब्यूनस आयर्स 2024 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो 4, 2, 6, 2, 8 पदक जीते हैं, मतलब जिसमें से 4 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस प्रतियोगिता में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है IISF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में एक खिलाड़ी है, पुरुष में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल चलाया इन्होंने, विजय वीर आपका सिद्धू, जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले, इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि ब्यूनस आयर्स कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है, यहाँ ये आयोजित कराया जा रहा था, ठीक है। अब जो है भारत में पदक तालिका में 2nd पोजीशन में है, पहले नंबर में कौन है? तो चीन है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा मैं बताता हूं कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, जो कि आपका इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है, 17 जुलाई 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि शूटिंग की प्रतियोगिता आयोजित कराते रहता है। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हाल ही में किस नई उप योजना को मंजूरी दी गई है? बताओ किसको दी गई है, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए, सी होगा, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण के द्वारा ये एक नया अपडेट किया गया है, जिसमें
ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जल की उपलब्धता नहीं हो पाती है उन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कराना, और जो जल प्रबंधन की प्रणाली है जो कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेहतर और सशक्त बनाना, जिसके अंतर्गत बहुत सारी छूट दी जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सहायता सीमा जो है हर किसान को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां जहां इंपॉर्टेंट रहता है उसको ज्यादा बताता हूं मैं, हर किसान को 1 हेक्टेयर तक के सिंचाई की सहायता दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ खेतों तक जल लाने के लिए नहरों और अन्य स्रोतों का निर्माण किया जाएगा आधुनिकीकरण के तहत, है ना। दबाव युक्त भूमिगत पाइपलाइन सिस्टम लगाई जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादकता, है ना, इन सभी चीजों में जो है हम अच्छे तरीके से एक्सपांड कर पाए उस क्षेत्र में ये पहल की गई है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस मंत्री ने इंटर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया है? इंटर एम्स रेफरल मतलब एम्स से समझ गए होंगे, एम्स मतलब कि एम्स हॉस्पिटल वाला एम्स, ठीक है, आसान भाषा में। तो जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, इंटर एम्स रेफरल पोर्टल स्टार्ट किया गया है। भारत में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह पे जो है एम्स स्थित है, जहां पर अलग अलग उपचार भी होते हैं और समान उपचार भी होते हैं। तो अन्य हॉस्पिटल और बाकी जो एम्स के द्वारा ही अगर रेफरेंस अच्छी तरीके से दिया जाए तो वहां पर कंप्यूटराइज सिस्टम से स्कैनिंग और मतलब मरीज की जो समस्या है उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उनको एडमिट किया जाएगा, उनको उपचार किया जाएगा। यही इसका उद्देश्य है। जैसे देख सकते हो मरीजों को दूसरे एम्स अस्पतालों में रेफर करना अब होगा आसान, पारदर्शी। रेफरल सिस्टम को डिजिटल और कुशल बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, वही है सारी चीजें क्या कर दी गई है, डिजिटलाइजेशन के दौर पे डिजिटल की जा रही है और ये एक अच्छी पहल है। सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड रहेगी तो उसका गणना करना, आकलन करना आसान होगा। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल स्टार्ट किया है? ठीक है, जिसका दूसरा चरण है ये। ठीक है, चलो मैं बता दूं, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण ये एक बैंक है जिसमें मुख्य रूप से जैसे पोस्ट मास्टर्स होते हैं ना, वैसे ही महिलाओं को प्रॉपर तैयार किया जाएगा। उनको पूंजी कहा जा सकता है, नियमन, पूंजी प्रबंधन, या कहा जा सकता है कि हम पैसे कैसे बचाएं, मतलब महिलाओं को पैसे कैसे बचाना चाहिए, किस क्षेत्र में उनको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी और क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका निवेशक दीदी बनाया जाएगा। देख सकते हो, इंडिया पोस्ट महिला डाक कर्मचारी जिन्हें वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और वो दूर दराज गाँव में जाकर लोगों को पैसे की बचत कैसे करें, निवेश कैसे करें, धोखाधड़ी से बचाव कैसे हो, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे करें, इन सभी सारी चीज़ों की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार से दिया हुआ है। निवेशक शिक्षा या संरक्षण निधि प्राधिकरण के द्वारा ये किया जाएगा। 7 सितंबर 2016 से ये स्टार्ट हुआ है। अधिनियम 2013 के तहत यह केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्रबंधन करता है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956-1999 के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, निवेशकों की जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, क्लियर, चलो खाली नहीं बैठना है, अच्छे तरीके से काम करना है, इस टाइप का है। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का 9वां संस्करण आयोजित हुआ। किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? तो किस संस्थान के द्वारा किया गया है भाई? देखो इसका आंसर होगा विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के द्वारा ये जो है आपका किया गया है। इस जो आपका संयुक्त संस्थानों की स्थापना, इसमें होगा क्या मेरे प्रिय साथियों? तो देख सकते हो यह समिट दुनिया भर के नेताओं को सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज को जोड़ेगा एक साथ में। इसका उद्देश्य तकनीकी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना है, कैसे समावेशी विकास हो, बेहतर डिजिटल शासन कैसा हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे कैसे बात की जाए। मुख्य रूप से जितनी भी बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, उस पर जो है डायरेक्ट जो है क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा आपका बेहतर बनाने के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो को दूर करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, थीम क्या है? संभावना, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो अगला बढ़े। अगला है हमारे स्क्रीन पे ये
राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कल बताया मैंने, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है, जिसमें प्रसव वाली महिला, गर्भवती महिलाओं को जो है आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। क्लियर है? 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिसूचित किया गया है। किसके अंतर्गत? तो आरआरबी के एकीकरण के चौथे चरण के तहत। क्लियर है? उसके बाद है रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटकर 6% कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये प्रॉपर काउंसिल बैठी थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया है। मैंने बताया था आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर वो करता है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में जाने, अंतरिक्ष में कार्य करने के लिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहल करने के लिए जो है प्रयास करता है, वो शामिल करता है। सभी प्रमुख देश इसमें शामिल है। साथ ही साथ उस देश को दूसरे देश के साथ या दूसरे देश के अंतरिक्ष मतलब आपका संगठन के साथ, अंतरिक्ष केंद्र के साथ कार्य करने का मौका मिलता है, लाइक नासा, इसरो वगैरह वगैरह। ठीक है। हाल ही में किस राज्य को 7 पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के दो दिया गया है। ये रसगुल्ला है भाई, बहुत मीठा मीठा चीज़ है जिसको खाना चाहिए। ठीक है। हाल ही में भारत में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में तटीय में एक नई प्रजाति का जो है घोंघा मिला है महाराष्ट्र में। ठीक है, कोंकण तट में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस पुर्तगाली शहर का मानद नागरिक बनाया गया है जिन्हें की ऑफ ऑनर प्रदान करता है? तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहें और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। अब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।